हर कोई रोने पर मजबूर हो गया क्योंकि मनीषा की दोनों आंखों को निकाल लिया गया था। मनीषा के चेहरे को तेजाब से जला दिया गया था। उसके शरीर से दोनों किडनियां गायब थीं, उसकी आंतें गायब थीं, बच्चेदानी गायब थीं, जांघों पर जबरदस्ती करने के निशान थे। उसके जबड़े को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये दृश्य जिसने भी अपनी आंखों से देखा उसकी रूह कांप गई। आखिर कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने ऐसा किया था? जब आप जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में इंसान इतना भी हैवान बन सकता है। इस वीडियो में मैं इस केस के हर पहलू पर बात करूंगा, साथ ही बताऊंगा कि कौन है वो लोग जिन्होंने मासूम मनीषा के साथ ऐसी गिरी और नीच हरकत की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सभी को पता चल सके कि कौन वो लोग थे जिन्होंने मनीषा के साथ ऐसा किया। और मनीषा के इंसाफ के लिए कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा जरूर लिखें ताकि मनीषा को न्याय और दोषियों को फांसी की सजा मिल सके। अब तक इस कहानी के बारे में पूरा देश जान चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ ताकि पूरी कहानी आप अच्छी तरह से समझ सकें कि आखिर दोषी कौन है। हरियाणा के भिवानी की एक गरीब परिवार की बेटी जिसका नाम मनीषा था, उम्र महज 19 साल। वह प्ले स्कूल में टीचर थी। उसका सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनना ताकि परिवार की मुश्किलें दूर हों। पिता संजय एक साधारण किसान जिन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, लेकिन 11 अगस्त को जो होने वाला था उसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 11 अगस्त की सुबह प्ले स्कूल जाने से पहले मनीषा अपने पिता से कहकर जाती है कि पापा, आज मैं प्ले स्कूल से निकलकर सिंघानी के आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज जाऊंगी। मुझे बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना है और एडमिशन के बारे में पूछना है। घर आने में 5 बज जाएंगे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, समय से आ जाना। सुबह मनीषा प्ले स्कूल जाती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो करीब 1:30 बजे वहाँ को लगा कि मनीषा कॉलेज गई है, शाम तक आ जाएगी। वो अपने काम में लग गए, लेकिन शाम के 6 बज गए, मनीषा घर नहीं लौटी। पिता को लगा कि शायद कोई सवारी उसे नहीं मिली होगी, इसीलिए अभी तक नहीं आई। अक्सर गांव के एरिया में सवारी या ऑटो मिलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मनीषा के पिता बस यही आस लगाकर बैठे थे कि उनकी बेटी जल्द ही घर लौट आएगी। वो मनीषा को फोन करते हैं, लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। लेकिन शाम 6:26 पर मनीषा के फोन से पिता के फोन पर एक 10 सेकंड की घंटी बजती है। पिता फोन उठाने ही जा रहे थे कि फोन कट गया, लेकिन जब उन्होंने वापस से फोन किया तो मनीषा का फोन रिसीव नहीं हुआ। पिता कई बार फोन करते हैं, लेकिन मनीषा का फोन नहीं उठता। फिर फोन बंद हो जाता है। पिता डर जाते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। वो तुरंत आनन फानन में सिंघानी के आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज पहुंच जाते हैं। मनीषा के पिता ने वहाँ के गार्ड से जाकर पूछा। उस गार्ड को मनीषा की तस्वीर दिखाई और कहा कि ये लड़की क्या इस कॉलेज में आई थी? तो गार्ड ने साफ मना कर दिया। गार्ड ने कहा, नहीं, ये लड़की नहीं आई थी। फिर मनीषा के पिता 2 और गार्ड से पूछते हैं। उन्हें भी मनीषा की तस्वीर दिखाते हैं कि क्या ये लड़की यहाँ आई थी? उन्होंने भी मना कर दिया। मनीषा के पिता उनके सामने हाथ जोड़ते हैं कि हमें सीसीटीवी वीडियो दिखाओ, लेकिन कॉलेज के दोनों गार्ड नशे में थे। उन्होंने कहा कि हम नहीं दिखा सकते, स्टाफ नहीं है। यहीं से मनीषा के पिता का माथा सनक गया। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया। थोड़ी देर बाद पुलिस आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज पहुंच जाती है। मनीषा के पिता पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस कॉलेज के 2-4 स्टाफ से पूछताछ करके वहां से मनीषा के पिता को लेकर वापस सिंघानी गांव में छोड़ देती है। 112 पुलिस ने मनीषा के पिता से कहा कि आप लोहारू पुलिस स्टेशन जाओ और FIR कराओ। मनीषा के पिता लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी मनीषा लापता है, लेकिन मनीषा के पिता के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया उसने सबके होश उड़ाकर रख दिए। मनीषा के पिता ने जब पुलिस से कहा कि मेरी बेटी लापता है तो पुलिस ने पूछा, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? मनीषा के पिता ने बताया, मेरी बेटी 19 साल की है। इस पर पुलिस ने कहा, तुम्हारी बेटी बालिग है, हो सकता है अपनी मर्जी से किसी के साथ पिकनिक मनाने चली गई हो। वो किसी के साथ भाग गई होगी। 24 घंटे इंतजार करो, वह वापस लौट आएगी। मनीषा के पिता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कोई दुर्घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने FIR नहीं लिखा। सोचिए, जिस पिता की बेटी गायब हुई थी उस पिता से हमारे देश की पुलिस कह रही है कि तुम्हारी बेटी बालिग है, किसी के साथ पिकनिक मनाने गई है, वो किसी के साथ भाग गई है। मजबूर पिता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी FIR नहीं लिखी गई। वो थक हार कर घर आ जाते हैं। मनीषा 11 अगस्त को गायब हुई थी और अगली सुबह यानी 12 अगस्त को मनीषा के परिजन उसे हर जगह ढूंढते हैं। वे उस आइडियल स्कूल एंड नर्सिंग कॉलेज भी जाते हैं
जहां से मनीषा गायब हुई थी। दोबारा से पूरा परिवार सीसीटीवी वीडियो दिखाने के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन किसी ने उन्हें सीसीटीवी वीडियो नहीं दिखाया, बल्कि उनसे कहा गया कि 13 अगस्त को प्रिंसिपल साहब आएंगे, तब आप आना, हम दिखा देंगे। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन मनीषा का कहीं पता नहीं चलता। मनीषा के पिता का रो रो कर बुरा हाल था। मनीषा का पूरा परिवार परेशान था। गांव के सभी लोग मनीषा को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन मनीषा मिल नहीं रही थी। पिता फिर रोते बिलखते लोहारू पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस से कहते हैं कि हमने मनीषा को हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा। फिर भी पुलिस वाले उस मजबूर पिता की एक भी बात नहीं सुनते। लेकिन जब रात के 7:30 बजे परिजनों का जमावड़ा पुलिस स्टेशन में लगने लगता है, तब जाकर पुलिस वालों ने थक हार कर एफआईआर दर्ज करने के लिए हामी भरी। एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न तो नर्सिंग कॉलेज का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, न ही ये पता लगाया गया कि मनीषा के गायब होने के समय उसकी आखिरी लोकेशन कहाँ थी, और न ही पुलिस ने मनीषा को ढूंढने की कोई गंभीर कोशिश की। एफआईआर के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। परिवार और गांव वाले मनीषा को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी 13 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे मनीषा के पिता के पास लोहारू पुलिस थाना की एएसआई शकुंतला का फोन आता है। एएसआई शकुंतला बताती हैं, सिंघानी में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, आप आकर देख लीजिए। परिजन जब उस जगह पहुँचे तो लाश को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखने से लग रहा था कि उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया था। कपड़े फटे थे, आंखों को नोचा गया था, किडनियां गायब थीं, आंतें गायब थीं, बालों को उधेड़ दिया गया था, बच्चेदानी, गर्भाशय गायब थी, सलवार की डोरी खुली हुई थी, शरीर के कई हिस्सों की हालत सड़ी गली थी और कुछ अंग भी लापता थे। जांघों पर जबरदस्ती करने के निशान थे। उसके जबड़े को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया था। ये दृश्य जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई। लाश पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन परिवार ने कपड़ों और अन्य चीजों से पहचान की। तब पता चला कि ये लाश मनीषा की है। घर वालों के समझ में आ चुका था कि उनकी बेटी के साथ गलत काम करके उसे मार दिया गया है। पूरे परिवार में चीख पुकार मच जाती है। परिजन और पूरे गांव वाले जगह जगह चक्का जाम कर देते हैं। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी होती है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समय पर एफआईआर दर्ज करती और जांच करती तो मनीषा आज जिंदा होती। देखते ही देखते आसपास के गांव के लोग भी सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। परिजनों का लगातार कहना था कि दुष्कर्म के बाद मनीषा को बेरहमी से मार दिया गया है, उसके बॉडी पार्ट गायब हैं और उसके चेहरे को तेजाब से जलाया गया है। परिजनों की मांग थी कि उन्हें इंसाफ चाहिए और दोषियों को फांसी दी जाए। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है। लोहारू के एसडीएम भी आते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी आते हैं। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन परिवार ने साफ कहा, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो परिवार को विश्वास नहीं हुआ। रिपोर्ट सामने आने के बाद मामला और उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी में साफ साफ देखा जा सकता है कि सबसे ऊपर लिखा गया है, गलत काम करके गला रेत कर हत्या की गई। मैंने सबसे पहले देखा कि मनीषा का जो गला है वो कटा हुआ है और पीछे जो गर्दन है, गर्दन की 2 इंच की जो अपनी खाल है वो लटकी हुई थी। मृतका की सलवार फटी हुई और नाड़ा खुला मिला। कपड़ों पर संघर्ष के निशान दर्ज किए गए। अंडरवियर पर मल स्टूल के धब्बे पाए गए। रिपोर्ट में आगे यह भी लिखा गया कि मृतका के कपड़ों और निजी अंगों से लिए गए नमूनों में सीमन नहीं मिला। इसी वजह से मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रेप की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ सोचने वाली सबसे बड़ी बात यह है, एक तरफ रिपोर्ट बताती है कि मृतका के कपड़ों पर संघर्ष के निशान थे, सलवार फटी हुई थी और उसका नाड़ा खुला मिला। अंडरवियर पर मल के धब्बे तक मौजूद थे। ये सभी तथ्य इस ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि मृतका के साथ जबरदस्ती और गलत काम हुआ था। इसके बावजूद यह लिख दिया गया कि शरीर से सीमन का कोई निशान नहीं मिला, इसीलिए रेप की पुष्टि नहीं की जा सकती। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह साफ कहा है कि सिर्फ शरीर से सीमन न मिलना यह साबित नहीं करता कि रेप नहीं हुआ। सीमन कई कारणों से शरीर से नहीं मिल पाता, जैसे पीड़िता के कपड़े बदल दिए जाना, धुलाई होना, समय बीत जाना या अपराधियों द्वारा सबूत मिटाने की कोशिश करना। इसलिए कानून की दृष्टि से और न्यायालय के अनुसार केवल सीमन का न मिलना रेप से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता। कपड़ों की स्थिति, संघर्ष के निशान और परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी उतने ही अहम माने जाते हैं।
इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि मृतका के दोनों घुटनों पर चोट के निशान थे, लेकिन न तो उस जगह से सलवार फटी थी और न ही कोई रगड़ने का निशान मिला। इसका मतलब साफ है कि लड़की के साथ गलत काम करने के बाद उसे सलवार पहनाई गई और इसके बाद जो बातें रिपोर्ट में लिखी गई हैं, उन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शव पर घास, पुआल और सड़े हुए ऊतक लगे हुए थे और तेज बदबू आ रही थी। शरीर और कपड़ों पर कई जगह मक्खियों के अंडे थे। सिर के आगे, दोनों तरफ और पीछे के बाल आसानी से उखड़ रहे थे। पूरे शरीर और खोपड़ी की त्वचा पर सड़न के कारण काले धब्बे थे। चेहरा, गर्दन और सिर के कुछ हिस्सों की त्वचा और नरम ऊतक गायब थे। नाक और आंख की संरचना भी नहीं थी और आंखें भी गायब थीं। गर्दन की कुछ हड्डियां और अंदर के ऊतक भी सड़ चुके थे। शरीर की त्वचा कई जगह से उतर चुकी थी और हाथ पांव की त्वचा आंशिक